हेलो नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल। और आपके सामने साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं। और आज का हमारा सेशन है वही चैप्टर नंबर 6 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पार्ट 2 है ये, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हमें डिस्कस करना है। और इस टॉपिक को हम लोग किस संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की साइंस बुक को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। और 10th क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी की साइंस की, उसको उसके एक एक पॉइंट को हम लोग डिकोड कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बेहतर हो। और ये कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम्स में आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। और अगर आप एमपी टेट वाले हैं, वर्ग 2 वाले हैं, और अगर आप रीड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको साइंस पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। और इसका दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी जाके देखिए। और आज हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये सेशन आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ये काम आपके साइड से है। और आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, एक्लोन एजुकेशन, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे ही आपको फ्री पीडीएफ पेड क्लासेस वगैरह मिलने वाले हैं। कुछ क्लासेस है, लेकिन कुछ क्लासेस और जो पेड बैचेस है वो नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएंगे। जैसे एमपी टेट वर्ग 2 साइंस से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस का एक पेड बैच नेक्स्ट वीक में आ रहा है। और बीपीएससी टीआरई खास करके 9th-10th क्लास के लिए और 6 to 8 के लिए, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं टीचर बनने के लिए, तो पूरे कॉन्सेप्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ मैं इस बैच में कवर करवाने वाला हूँ। और ये कहाँ मिलेगा? एक्लोन एजुकेशन के मोबाइल ऐप पे। तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। बाकी आप आगे के साथ, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट में हमारे साथ आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के महत्व के बारे में, बात कर रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हुई है। और हमने ये भी बात की थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ब्रेन को भी समझना होगा, क्योंकि देखा जाए तो मेन चीज तो यही है, नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र में, है ना। मानव मस्तिष्क को हम अपने शरीर का क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, कंट्रोल रूम भी लोग इसे कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और जहां तक ब्रेन का सवाल है, तो ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूं औसतन 1.4 केजी के आसपास इसका वजन होता है। मतलब लगभग लगभग ये एवरेज में बोल रहा हूं 1400 ग्राम के आसपास का एक वजनी ऑर्गन है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। इसकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए ही इसे कंट्रोल रूम या कंट्रोल सेंटर कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और कायदे से इसकी पूरी कार्य प्रणाली को पढ़ने के लिए ह्यूमन ब्रेन को एक्चुअली में 3 पार्ट्स में हम लोग बांट करके इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। 3 पार्ट क्या है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे कैजुअली हम बोलते हैं ना, आगे वाला दिमाग, बीच वाला दिमाग और पीछे वाला दिमाग, ऐसे बोलते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यही आपको समझना है। लेकिन उससे पहले एक बात और याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। मैं आपको इसी के हिसाब से इस पॉइंट को बेसिकली समझाने वाला हूं। जैसे आप इस विजुअल में देख लो, ह्यूमन ब्रेन का एक विजुअल दिखाया जा रहा है। पहला हिस्सा आप देखो, फोर ब्रेन लिखा हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मतलब कहते हैं लगभग 80% तक जो हिस्सा होता है, मतलब 2/3 से भी ज्यादा फोर ब्रेन ही होता है। फोर ब्रेन एक हिस्सा हो गया। उसके अलावे जो मिड ब्रेन होता है ये दूसरा हिस्सा हो गया, 2 पार्ट। और फिर जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं ना, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो यहाँ पे है, ये तीसरा हिस्सा है हिंड ब्रेन। देखो मिलाकर के 1, 2, ध्यान से समझो, 3। इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट पहले मैं बता रहा हूं। और अभी अभी मैंने क्या बोला? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं, उसी में ब्रेन को इंक्लूड किया जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी हम बात कर रहे थे, ये दोनों सीएनएस का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए जो न्यूरॉन्स का हिस्सा होता है ना, उसको पीएनएस कैटेगरी में रख दिया जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको कहा जाता है, जिसमें बेसिकली
नर्व्स को रखा जाता है। नर्व्स यानी तंत्रिकाएं। तो एक ग्रुप होता है क्रेनियल नर्व्स की, जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स है, उसको हम लोग कहते हैं कपालीय तंत्रिका। और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो कुल मिलाकर के क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स यानी नर्व्स के ग्रुप को पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस में रखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज तो यही है। इसके अलावा और भी, अभी ब्रेन की बात करें तो और भी बातचीत करेंगे हम लोग। बेसिकली हमने अभी देखा कि ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट है होने के लिए। इसको समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट करके हम समझ सकते हैं। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, सबसे ज्यादा यही होता है, मोर देन 2/3 पार्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मेजर पार्ट, एंड देन हिंड ब्रेन। और इन सबके भी अपने हिस्से होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सवाल यह है, इस विजुअल की तरफ हम वापस भी आएंगे। चलो ठीक है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और पीछे वाला भी है, पश्च मस्तिष्क भी है, हिंड ब्रेन भी है। तीनों पार्ट्स है और इनकी अपनी महत्ता है। कौन से पार्ट्स किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ब्रेन जैसा एक तरीके से बड़ा ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव ऑर्गन कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके अंदर बक्से में बंद है ना ब्रेन, और ब्रेन जैसे डेलिकेट ऑर्गन को बेसिकली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो एक सवाल उठता है कि ठीक है, ब्रेन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ये सब है अपनी जगह पे, इनकी अपनी भूमिकाएं होंगी जो आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। ब्रेन यहाँ है, इधर है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें देख रहे हो, ये प्रोटेक्शन वाला सिस्टम है। हाउ दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर्स प्रोटेक्टिंग द ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि ब्रेन जिस बक्से में बंद होता है, हड्डियों के बक्से में बंद होता है ना, स्कल जिसको हम कहते हैं, खोपड़ी जिसको कहते हैं, ये तो हड्डी है ना, इसी में बंद होता है। तो ये जो स्किन है, त्वचा जिसपे ये बाल सब है, तो ये पहला पार्ट तो स्किन हो गया। चलो इसके ऊपर स्किन है, ये अगर है, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये स्किन, इसके ऊपर बाल है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। उसके बाद आता है क्रेनियम, ये पहला पार्ट हो गया, तो क्रेनियम, ठीक है ना, क्रेनियम को कहते हैं कपाल, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया क्रेनियम। और उसके बाद होता है मेनेंजिस लेयर, और फिर उसके नीचे होता है ब्रेन। देखो कितना सुरक्षा का नेचुरल ये अरेंजमेंट है, हमने कुछ नहीं किया, ये प्रकृति ने हमें इस तरीके से दिया है। जो जिस ऑर्गन की महत्ता जितनी ज्यादा होती है, उसकी सुरक्षा की भूमि, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नेचर वैसे ही कर देते हैं। तो स्किन है, उसके नीचे कपाल, हड्डी वाला क्रेनियम, और उसके नीचे मेनेंजिस लेयर, जिसमें ड्यूरा मैटर एक, एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर, तीन एक तरीके से परत है, एक दो तीन, इन तीनों को कंबाइंड रूप से मेनेंजिस कहा जाता है। इसी से ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा मैं ऐसे आपको बता देता हूं, एक नोट पॉइंट में बता देता हूं, ये पॉइंट भी आप याद रखो, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो मेनेंजिस होता है, इस मेनेंजिस में एक दो तीन लेयर था, और इसके नीचे ये सब ब्रेन है, ठीक है ना। स्कल, क्रेनियम, उसके बाद ये मेनेंजिस। मेनेंजिस में जो ये लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, एक्नाइड मैटर और पाया मैटर। मतलब लाइक दिस वन, कुछ इस तरीके से, एक दो तीन लेयर। अब आपको याद रखना है कि इन दोनों लेयर के बीच में, ये देख रहे हो आप जहां मैं बोल रहा हूं, इसको देखो आप, ब्लू कलर का एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, इसको कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक तरल है ये, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहां होता है ये एक दो लेयर्स के बीच में होता है, एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर के बीच में। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF कहते हैं, इट्स अ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइन। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। एंड CSF ऑक्यूपाइज द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये कहां की जगह है, बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर, यानी A और P के दूसरे और तीसरे लेयर के बीच में ये मौजूद होता है।
and the ventricular system around and inside the brain and spinal cord. ठीक है ना? तो यहां से लेकर के इवन ये भी आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो लिक्विड, ये सब इसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये प्रोटेक्शन शॉक अब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। इंजरी, चोट, इन सब को पहले ये झेलता है ना? तो पूरी की पूरी, इसलिए इस बात की चिंता हमें नहीं होनी चाहिए कि ये प्रोटेक्टेड कैसे होती, नेचर ने पूरी व्यवस्था करके दी है ना? तो पहला पॉइंट आप यही याद रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेयर पूछ सकते हैं, ड्यूरामीटर, एरोक्राइनमीटर, पायामीटर, और आपसे पूछ सकते हैं CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। और यही चीज आपके एनसीईआरटी के बुक में भी लिखी है। कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो मैं यहाँ लाइन कर दूंगा, लेकिन जो बेसिक बातें हमने अभी किया वही सब बातें यहाँ पे लिखी होगी, है ना? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। वही बात, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि अगर कोई ऑर्गन डेलिकेट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है, और नेचर ने इस बात का ख्याल तो रखा है। सो डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन and even maybe other organ as well, which is so important for a variety of activities inside our body, in our body, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a body box. यही वजह है, इसके इंपॉर्टेंस की वजह से नेचर ने बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये महत्वपूर्ण अंग जो ब्रेन जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, ये हड्डियों के एक बक्से में अवस्थित होता है, स्कल में ही अवस्थित होता है ना? और बक्से के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क सुरक्षित होता है, जो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून और बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन। यानी अगर कोई इंजरी, चोट वोट लगेगी तो पहले यही सब झेलता है, मस्तिष्क सब बात बाद में पहुंचती है, जब हद से ज्यादा चोट लगे तब पहुंचती है। तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था है। यदि इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन की व्यवस्था होती है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाए तो आपको एक कठोर उभार वाली संरचना दिखाई देगी या अनुभव करेंगे। इसे कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये लाइक दिस। अगर ये ब्रेन है, ब्रेन का अपना प्रोटेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड जो ये है ना, ये ब्रेन है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स है, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की जो हड्डी है वो प्रोटेक्ट करता है। अपने ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये बोनी स्ट्रक्चर और उनके अपने लेयर्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था होती है। ये पॉइंट आप सीधे सीधे याद रखेंगे, होपफुली आपने समझ लिया ये पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं मूल टॉपिक पे, जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। ऑलरेडी आपको पता चल गया है। पहला पार्ट क्या है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। पहली बात मैंने क्या बताया था कि अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट इसको कहते हैं, क्योंकि अराउंड 80-85% तक तो यही होता है ना? या 2/3 पार्ट से भी ज्यादा ये होता है। एंड कहते हैं कि फोर ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसी के अंदर सेरिब्रम होता है। क्या होता है? ये सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, और इसी में एक खास पार्ट होता है जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, ब्रम, BRUM। ठीक है ना? ये आप देख लो, ये जो घुमावदार संरचना आपको ये दिख रही है ना, ये है सेरिब्रम। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख लो, ये देख रहे हो, ये जो घुमावदार संरचना है, इसको सेरिब्रम कहा जाता है। इसी पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ देख लो प्रमस्तिष्क, ये इसे पूरा जो है ना, ये है प्रमस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो पहली चीज, सेरिब्रम किसका हिस्सा है? सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये सब पॉइंट प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है इसका, और इसी में सेरिब्रम होता है ना? अगर हम ओवरऑल कार्य की बात करें तो यही फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो सोचने, चिंतन करने, मनन करने, यादाश्त, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मस्तिष्क का मुख्य थिंकिंग टैंक वाला जो पार्ट होता है ना, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो एनुअली बोलो तो फोर ब्रेन, या आप सेरिब्रम के साथ इसे लिंक कर सकते हो। ठीक है ना?
तो फोर ब्रेन सोचने समझने वाला भाग है, ये सब पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब कब हमें चलना है, कब हमें दौड़ना है, कब हमें रुकना है, कब हमें एक्शन करना, मतलब सोच समझ के जो हम एक्शंस करते हैं, उनको नियंत्रित करने में, वॉलेंट्री एक्शंस को नियंत्रित करने में भी फोर ब्रेन का हिस्सा है। मेमोरी, यादाश्त, चिंतनशीलता, बुद्धिमत्ता का केंद्र भी यहीं पे मौजूद है। सेरिब्रम की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इन मेन इंफॉर्मेशन इनपुट आप सिर्फ मस्तिष्क के संदर्भ में याद रख सकते, सोचने वाला पार्ट है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग यहीं पे है। सूचनाओं को याद रखना, मेमोरी पावर, मेमोराइजेशन के लिए यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस जो इंफॉर्मेशन या इंपल्सेस जो ब्रेन तक पहुंचते हैं ना, तो ये अग्र मस्तिष्क ही उनको इंटीग्रेट करता है, वो रिसीव करता है और उसके ऊपर काम करता है। तो सूचनाओं को एक तरीके से सूचनाओं के प्रोसेसिंग केंद्र के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्र करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण, और फिर उसको इंटीग्रेट करता है। और कहते हैं फोर ब्रेन का ही कुछ खास हिस्सा आपको भूख और प्यास के बारे में सूचना देता है। भूख से भी संबंधित है, हंगर के बारे में अगर आपको सूचना मिलती है तो ये भी फोर ब्रेन से संबंधित है। तो भूख से संबंधित सूचना मिलना, यादाश्त का केंद्र होना, और सबसे बड़ी बात बुद्धिमत्ता का केंद्र होना, ये सब फोर ब्रेन के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बात याद रख सकते हो। उसी तरीके से मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते, बस हो जाता है ना। वो रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉलेंट्री एक्शन ही है एक तरीके से, है ना। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में, जैसे कभी कभी आंखों की जो पुतली होती है ना, पुतली के आकार के में परिवर्तन में इसका अपना रोल होता है। सिर या गर्दन की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, हेड नेक ट्रंक जो होता है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होता है, कभी अपने आप ऐसे हो जाता है, जरूरत पड़ने पर हो सकता है, तो उन सब में इसका अपना रोल होता है। तो कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री एक्शन से मिड ब्रेन संबंधित है। और हिंड ब्रेन की बात करें, हिंड ब्रेन इंफॉर्मेशन के तौर पर दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। देखा जाए तो इसके तीन भाग है। हिंड ब्रेन में एक होता है सेरिबेलम, ये देखो, अभी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक था सेरिब्रम, स्पेलिंग पे ध्यान दो, सेरिब्रम। जब सेरिब्रम की बात होगी तो याददाश्त, बुद्धिमत्ता, विवेक का केंद्र, ये फोर ब्रेन से संबंधित है। लेकिन जब सेरिबेलम की बात होगी, बेलम, ये अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क नहीं, अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम कहते हैं। और ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है नीचे की तरफ, है ना। ये वही पार्ट है सेरिबेलम जो एक्चुअली में जो हमारा बॉडी बैलेंस होता है ना, बिना गिरे हुए फिसले हुए हम संतुलन में रहते हैं ना, तो शरीर को संतुलन में बनाए रखना और प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, है ना, पेन उठाना है, कहां लिखना है, क्या लिखना है, ये जो प्रिसीजन वॉलेंट्री एक्शन है ना, आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, क्या लाइन कहां खींचनी है, सब वॉलेंट्री एक्शन है। तो एक तरीके से जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, जो प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। किसकी? सेरिबेलम। तो पहली चीज, सेरिबेलम के लिए आप क्या याद रखेंगे, बॉडी बैलेंस करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। और प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस में इसका अपना महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, इसी में मेडुला, मेडुला ऑब्लिंगेटा भी आप कह सकते हैं, ये हिंड ब्रेन का ही एक तरीके से हिस्सा है। और ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कई बार ब्लड प्रेशर होता है, या आप कह सकते हैं वॉमिटिंग होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, बीपी को कंट्रोल करना, बीपी बढ़ना घटना, ये जो भी है, तो ये हमारे हिसाब से तो नहीं होता ना, वॉमिटिंग वगैरह हमारे इच्छा अनुसार तो नहीं होता है। तो ये जो वोमिटिंग, बीपी, ब्लड प्रेशर, इन सब की जो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इन अनैच्छिक प्रक्रियाओं को कोऑर्डिनेट करने में, उनके कार्य, उनको नियंत्रित करने में मेडुला की भूमिका महत्वपूर्ण है। और पोन्स जो होता है ना, ये भी इसका हिस्सा है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन से संबंधित है। तो ये मेडुला और पोन्स एक्चुअली में इनवॉलेंट्री एक्शन से संबंधित है, खास करके जो रेस्पिरेशन वाले इनवॉलेंट्री प्रोसेस है ना, उसको कोऑर्डिनेट करने में पोन्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो हिंड ब्रेन के ये पॉइंट, खास करके सेरिबेलम वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। और बाकी तंत्रिका उत्तक कैसे काम करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन में पिछले क्लास में बता चुका हूं। इसका जो पहला पार्ट हुआ था ना, इसमें ये रिफ्लेक्स आर्क है। होपफुली आपको इसका अंदाजा है, और मैंने पिछले सेशन में ये आपको अच्छे से बताया है। जैसे स्टिमुलस क्या होता है, यहीं से शुरुआत हुई थी क्लास की।
तो वही चीज अगर थोड़ा सा 1 मिनट में मैं वापस रिवाइज कर दूं तो बड़ा सिंपल है, इस सिस्टम का ऐसे काम करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि गर्म बॉडी से हाथ का संपर्क हुआ, ये गर्म बॉडी मेरे लिए स्टिमुलस है, क्योंकि ये इसने हमें प्रेरित किया है हाथ को हटाने के लिए, एक्शन करने के लिए, तो ये स्टिमुलस है। अब यहाँ पे जो त्वचा में, त्वचा एक तरीके का सेंस ऑर्गन है, ये जो रिसेप्टर है यहां से सूचनाएं जाती है सेंसरी नर्व्स के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज यहां तक मांसपेशियों तक पहुंचती है, और फिर ये मांसपेशियों की हरकतों की वजह से हम हाथ को तेजी से खींच लेते हैं। तो ये सेंसरी नर्व, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। सीएनएस यहां लिखा हुआ है, तो सीएनएस में खास करके सीएनएस में ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, और बाकी और सूचनाएं अगर जाएंगी तो ब्रेन तक भी जा सकती है सूचनाएं, ठीक है ना। बाकी मोटर नर्व्स से मैसेज आता है और मांसपेशियों में हरकतें होती है, फिर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब मैसेज आता है मोटर नर्व्स के जरिए, जैसे यहां मैसेज आया ना, गर्म बॉडी से हाथ का संपर्क हुआ, तो यहां मैसेज आता है मोटर नर्व्स के जरिए, यहाँ की मांसपेशियों में हरकतें होती है और फिर हम हाथ को तेजी से खींचते हैं, रिस्पॉन्स तभी आता है। तो इसके लिए ना प्रोटीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो कि जब तंत्रिका आवेग, नर्व इंपल्स मसल्स तक पहुंचता है तो पेशियों को गति करनी चाहिए, ठीक बात है ना। जैसे हाथ हमने ऐसे लगाया मान लो, ठीक है, गर्म वस्तु से संपर्क हुआ, सूचनाएं गई, अब इन्फॉर्म मैसेज आ रहा है मांसपेशियों तक, ठीक है ना। तो फिर मांसपेशियों में हरकतें होती है और जिसकी वजह से हम हाथ को खींचते हैं। तो मसल्स की कोशिका गति कैसे करती है, एक सवाल है, हाउ डज मसल सेल्स मूव। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा क्या है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि पेशी की कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। लेकिन पेशी की कोशिकाएं या मांसपेशियों में जो सेल है अपनी आकृति को कैसे बदलती है, तो यहां इसका कॉन्सेप्ट जो है ना प्रोटीन से जुड़ा है, स्पेशल प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप सो दैट गति हो, उसमें मांसपेशियों में गति हो, मूवमेंट हो, प्रोटीन के कारण ये होता है। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के कारण ये चीजें होती है, तो ये याद रखिएगा। क्योंकि पेशी या मांसपेशियों की कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो उनकी आकृति अथवा अरेंजमेंट या अवस्था दोनों ही बदल सकती है, बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। सो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, ये सारा खेल किसका है, प्रोटीन का। तो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो ये प्रोटीन के कारण कोशिकाओं का शेप मांसपेशियों तक मतलब चेंज होता है मांसपेशियों की कोशिकाओं में, और उसकी वजह से एक्शन होता है ना। और जब ये घटना होती है तो प्रोटीन की एक नई व्यवस्था पेशी की कोशिकाओं, पेशी को एक नई आकृति देती है और इसी प्रोटीन की वजह से एक्शन में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एक और बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र है, मतलब हमने देखा ना तंत्रिका नर्वस सिस्टम की बात करें, लेकिन टॉपिक हमारा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जैसी चीजें स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस प्लांट में भी होता है। लेकिन आपको पता है ना कि प्लांट में हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो भैया ये टच मी नॉट प्लांट या छुई मी प्लांट को जब हम छूते हैं तो उनमें जो हरकतें होती है, पत्तियां पीछे की तरफ हट जाती है, शर्मा जाती है। अब हमारी तरह तो उसमें नर्वस सिस्टम का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसमें कैसे होता है, एक बड़ा सवाल है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि नर्वस सिस्टम का सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम लाइक अस, बट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स प्लांट में भी होता है। अब ये कैसे होता है, ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक लिमिटेशन तो ये है नर्वस सिस्टम। दूसरा कि इलेक्ट्रिक इंपल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, यानी जो सूचनाएं मांसपेशियों तक पहुंचती है जिसकी वजह से हम हाथ को हटाते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही है, एक तरीके से मैसेज हो गया या जो भी है, वो तभी पहुंचेगी जब वहां की मांसपेशियों तक न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, वायर कनेक्टेड होगा, है ना। अगर वायर नहीं है, न्यूरॉन नहीं है, तो फिर नहीं होगा।
ये सूचनाएं वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन ही है ना, कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, न्यूरॉन से जुड़ी हुई है। अब जहां नहीं है, जैसे पौधे में तो नहीं होते हैं तंत्रिका तंत्र, तो वहां कैसे होगा, है ना। तो इसी लिमिटेशन का एक पार्ट ये हो गया। एक बार विद्युत इंपल्स उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी आफ्टर जनरेशन and transmission of electrical impulse, the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse. So cells cannot continuously create and transmit impulse. मतलब बार बार नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, है ना। ये भी एक लिमिटेशन है। तो इन सबको, ठीक है, हमारे अंदर, एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पौधे में नहीं होते, प्लांट में नहीं होते, और इनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो फिर इनको कैसे समझाए, इसमें कैसे सिस्टम काम करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब यहां पे एक नया टॉपिक आपका आ जाएगा, केमिकल कम्युनिकेशन। अब तक आपने क्या पढ़ा था, ये न्यूरॉन से, ये न्यूरॉन है मान लो, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में बोल रहा हूं। न्यूरॉन से सिग्नल या इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक पहुंच रही है, मांसपेशियों तक पहुंच रही है, चलो ठीक है। फिर यहां अरेंजमेंट हुआ, मसल्स में हरकतें होती है मांसपेशियों में, और रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ठीक बात। तो ये तो इलेक्ट्रिकल एक तरीके से कम्युनिकेशन हो गया ना, जो न्यूरॉन के बिना हो ही नहीं सकता है। तो अब जब ये, जहां पे ये सिस्टम नहीं है, वहां पे ये कैसे काम करता है, तो यहां एक नया कम्युनिकेशन तरीका आपको पढ़ना होगा। इसी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नेचर ने एक दूसरा पाथवे, एक दूसरा तरीका भी दिया है, और वो है केमिकल कम्युनिकेशन, रासायनिक संचरण। तो इसमें सबसे पहली चीज ये समझना होगा क्या होता है। टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउ इट डज वर्क। ये हमें पढ़ना है, जानना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया है, क्या उसके आधार पर ये दो चार प्रश्न आप कर सकते हैं? मुझे लगता है आराम से आप कर लेंगे। कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। बहुत मुश्किल नहीं है, अभी हमने पढ़ा है, और मैंने आपको जोर दे करके बोला था कि यहां से प्रश्न आते हैं। यहां गया प्रश्न, बताओ क्या ये सेरिब्रम होगा, या सेरिबेलम होगा, मेडुला होगा, पोन्स होगा? अब ये प्रश्न कहां से उठा के पूछा गया है, आप तब तक सोचो इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है, मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से पूछा है। फोर ब्रेन में कहीं कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम वाला हिस्सा, यहां तो बुद्धि, विवेक, इन सब के बारे में बात की गई है। लेकिन जब हम हिंड ब्रेन पढ़ रहे थे ना, तो ये मैंने बोला था सेरिबेलम, ये लिखा हुआ है पोस्चर एंड बैलेंस, इसी की वजह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रहता ना ये संतुलन। तो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम, इस सेरिबेलम ऑप्शन में था, अगर था तो वो लगा दो, नहीं था तो फिर सोचो आगे क्या होगा। तो पहले का बी आंसर। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सही चुनना है आपको, मतलब ट्रू, इसका मतलब है कुछ सही है कुछ गलत है, और ऑप्शंस में से ABCD जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसी में से आपको आंसर लगाना है। तो कम से कम ऑप्शन ये बताता है कि कम से कम दो स्टेटमेंट तो सही है, दो से ज्यादा भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें भी दो इनपुट है, इसमें भी दो, इसमें भी, और इसमें तो तीन है। तो कम से कम दो सही है, इतना तो मैं जानता हूं। हो सकता है तीन भी सही हो, चारों के चारों सही तो नहीं है ऑप्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये एक इनपुट है। अब आगे देखते हैं, जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से क्या प्रश्न बन सकता है। मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमने दो तीन बार इसके ऊपर बात की है कि सेरिब्रम, BRUM, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, यादाश्त, बुद्धिमत्ता, विवेक का केंद्र, ये थिंकिंग टैंक वाला पार्ट हिंड ब्रेन में नहीं है। तो ये झूठ है।
ये बात सीधे समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर ये झूठ है तो ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो ये इंक्लूड है, और बी भी नहीं हो सकता है। हमारा काम, एक इनपुट से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो काम थोड़ा आसान हो गया ना। अब एक और काम, अगर ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहते तो कैसे ऑप्शन, मतलब इनपुट आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कैसे ऑप्शन आपको बहुत सारे प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि चलो ऑप्शन से भी आप मदद ले सकते हो। अब मुझे इतना पता है कि सी में दूसरा और तीसरा है और डी में तीसरा और चौथा है, इसका मतलब है मैं जानू ना जानू ये तो सही ही है, ये सही है। अब मुझे पता नहीं भी है तो ऑप्शन ने बता दिया कि सही है। अब हमारा काम एक ही है कि दूसरे और चौथे में से हमें यह देखना होगा कि कौन सा सही है, क्योंकि कोई एक सही होगा। तो ये तो सही है कि लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिर, दाब जैसी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होता है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सैलिवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब मेडुला से होता है। तो ये तो सत्य है, चलो ठीक है। अब दूसरा देखो, सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अगर मस्तिष्क में होते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट, ये मेमोरी अगर आ गया, बुद्धिमत्ता आ गया, तो इसका मतलब फोर ब्रेन तो होना चाहिए। तो ये तो अभी सही लग रहा है ना। बाकी ये जो गलत लिखा हुआ ना, सेरिब्रम डज नॉट कंट्रोल, ये तो झूठ है। तो ये भी हमें पता चल गया कि डी आंसर नहीं होगा। तो काफी कुछ हमने कॉन्सेप्ट के आधार पर और काफी कुछ ऑप्शन के हिसाब से आंसर को टिक कर दिया, और बिल्कुल सही आंसर सी है। तो ये दूसरा प्रश्न है आपका, डन है। उसी तरीके से तीसरा प्रश्न आए, ये तो सिंपल है कि शरीर की जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से मेडुला तो होगा ही, लेकिन अब सवाल में ये पूछ दिया कि मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड। तो जब मेडुला की बात होगी तो किसके मेडुला की बात हमने की? हिंड ब्रेन की बात की, पश्च मस्तिष्क वाले। तो ये फोर ब्रेन मिड ब्रेन वाले की तो बात ही नहीं है ना। तो सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? अनैच्छिक नहीं है, इनवॉलेंट्री नॉट, यानी कि वॉलेंट्री कौन सी है? वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, है ना, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जो होता है, हम उसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। अब वोमिटिंग, इच्छा से वोमिटिंग तो हम कर नहीं सकते, तो ये तो इनवॉलेंट्री है, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। अगर हार्ट बीट की बात करें तो आप अपनी इच्छा अनुसार हार्ट बीट को रोक सकते हो, या अपनी इच्छा अनुसार हार्ट बीट को तेज या कम कर सकते हो, आपकी इच्छा से इसका कोई लेना देना नहीं, ऐच्छिक नहीं है। सलाइवा आना है तो आएगा, ये सब इनवॉलेंट्री है। खाने को चबाना है या नहीं चबाना है, ये हम हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। मतलब खाना सामने अगर कोई लाके रख दे तो सलाइवा निकलेगा, वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी वहां, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन खाना अगर किसी ने मुंह में भी डाल दिया तो मैं ऐसे कर लू, चबा ही नहीं रहा हूं, और मन कह दो चबा लिया, तो चबाओ या ना चबाओ, च्यूइंग एक इच्छा अनुसार होने वाली क्रिया है ना। तो समथिंग इनवॉलेंट्री एक्शन जो अपने आप हो जाए, इच्छा से ना हो, अनैच्छिक, और इच्छा वाला जिसमें हमें पता है हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से उसे रोक सकते हैं, तो दैट इज समथिंग वॉलेंट्री। तो इसमें चबाना ही तो है जो वॉलेंट्री है। होपफुली ये पॉइंट भी हमने डन कर लिया है। इसका एक और पॉइंट, एक और लेक्चर होगा, उसमें बाकी के कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा, फिर ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि आपको ये सेशन लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एक्लोन एजुकेशन मोबाइल ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल के लिए डन, ओके बाय।